नमस्कार। आज आयुष्मान भव में हम जिस बीमारी का जिक्र कर रहे हैं वो गर्मियों में सबसे ज़्यादा परेशान करती है। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। अगर आप सही खान पान नहीं कर रहे हैं और संक्रमण का शिकार हो रहे हैं तो आपको ये बीमारी अपनी चपेट में ले सकती है। ये बीमारी है डायरिया। कैसे होती है यह बीमारी और क्या कुछ उपाय करने से इससे बचा जा सकता है, और अगर आप इससे ग्रसित हो जाएं तो क्या है इसका इलाज, आज यही जानेंगे हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ। हमारे साथ आज यहाँ जो डॉक्टर पैनल है उससे आपको मिलवा दूँ। डॉक्टर दीप्ति सिंह है हमारे साथ, अनुसंधान अधिकारी केंद्रीय होम्योपैथी, जो कि होम्योपैथी में क्या इलाज है वो हमें बताएंगी। इसके साथ ही हमारे साथ डॉक्टर ए सराया हैं जो HOD हैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी एवं मानव पोषण विभाग एम्स में। और अगर बात करें आयुर्वेद की तो उसके हिसाब से क्या कुछ इलाज होना चाहिए ये बताएंगे हमें डॉक्टर प्रमोद यादव, सहायक प्रोफेसर अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान। आप तीनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपको बता दें कि विश्व संस्थान संगठन यानी WHO के अनुसार अगर दिन में 3 से ज़्यादा बार पानी के साथ अधिक मात्रा में मल त्याग हो रहा हो यानी दस्त हो रहे हों तो ये डायरिया के लक्षण हैं। डायरिया में रोगी के शरीर में पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है जिससे उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है। इसके बाद शरीर में इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। उचित समय पर सही इलाज नहीं होने पर रोगी की कई बार जान भी जा सकती है। आपको बता दें कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों में इसकी समस्या सबसे ज़्यादा आती है और गर्मियों में डायरिया की समस्या ज़्यादा होती है। तो आइए जानते हैं इस बीमारी के बारे में। इस बार गर्मियों में डायरिया के मामले अस्पतालों में सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं। ज्यादातर बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेने वाली ये बीमारी इस बार वयस्कों को भी परेशान कर रही है। डायरिया यानी अतिसार हो जाने पर व्यक्ति बार बार मल त्याग करता है या मल बहुत पतला होता है या दोनों ही स्थितियां हो सकती हैं। पतले दस्त जिनमें जल का भाग ज्यादा होता है थोड़े थोड़े समय के अंतर से आते रहते हैं। आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि रोटा वायरस और नोरो वायरस नाम के वायरस इन्फेक्शन फैलाते हैं जिससे 5 साल के छोटे बच्चों से लेकर वयस्कों में भी डायरिया होने की आशंका रहती है। वहीं एडेनो वायरस हर उम्र के लोगों में डायरिया फैलाता है। डायरिया के मरीज को पेट के निचले भाग में भयंकर दर्द होता है और बार बार मल त्याग करने से डिहाइड्रेशन हो जाता है। शरीर में पानी की कमी से मिनरल्स तेजी से कम होते जाते हैं और कमजोरी से मरीज कई बार कोमा में चला जाता है और गंभीर स्थिति होने पर जान भी जा सकती है। डायरिया के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले डायरिया की मुख्य वजह प्रदूषित पानी और खाना पीना है। इसके अलावा पेट में कीड़ों या बैक्टीरिया के संक्रमण से वायरल इन्फेक्शन, पाचन शक्ति कमजोर होने से भी ये बीमारी होती है। डायरिया हो जाने पर अगर 2 दिनों में आराम ना मिले तो मरीज को फौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डायरिया ना हो और होने के बाद भी कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए जिससे जल्दी आराम मिल जाता है, जैसे पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने से, तेल मसाले वाले भोजन से परहेज करने से, कच्चा केला और चावल का सेवन करने से, बाजार से खाने पीने वाली चीजों को ना खाकर और संक्रमण से बचने के लिए कई बार हाथ धोने से। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो इस बीमारी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे, क्या उपाय हैं, क्या बचाव है, इलाज क्या कुछ है, ये बताने के लिए हमारे साथ होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद तीनों के ही डॉक्टर एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर। आप हमें कॉल कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के ज़रिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जौनपुर से जुड़ रहे हैं अमितेश। अमितेश जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। अभिषेक जी, स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरा सवाल ये है, मेरा 10 महीने का बच्चा है जी, अपने होम टाउन जौनपुर। तो मेरे बच्चे को मैम दिन में लगभग कल से सुबह से 10 बार गिली गिली एकदम लैटरिंग हो चुकी है और हम डॉक्टर को कंसल्ट करने भी गए थे। ORS का घोल लेके आए हैं, बट ये पीने से भी मना कर रही है। जितनी बार पिला रहे हैं उतनी बार फिर मना कर दे रही है, पलट दे रही है, फिर जबरदस्ती करने जाओ तो उल्टी कर दे रही है। तो मीन्स दूध पी रही है बट दवाई जो है ORS नहीं पी रही है।
और उल्टी भी कर रही है कभी कभी। तो अभी क्या कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल, हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात की थी कि छोटे बच्चों को इसकी ज़्यादा समस्या होती है। मैं चाहूँगी आप लोग एक एक करके इन्हें बताएं कि बच्चों को कैसे इसमें उनका देखभाल करें, और जैसे कि बता रहे हैं ORS घोल भी नहीं दे पा रहे हैं। तो जब कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में और डायरिया जिसकी वजह से उनको दस्त की शिकायत हो रही है, उस इन्फेक्शन के चलते कुछ भी खाना या पीना, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में इन्फेक्शन है तो वो इतना आसान नहीं होता है, खासकर बच्चों के लिए। तो दिक्कत तभी आती है जब हम डायरिया के केसेस में ORS देना चाह रहे हैं पर बच्चे, खासकर बच्चे, वो ले नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, जो भी हम फ्लूइड्स या पानी जिस तरीके से भी, साफ़ पानी, उबला हुआ पानी दें और उसको थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। एक साथ सब ज़्यादा पिलाएंगे तो वो वॉमिटिंग बच्चा करेगा ही नेचुरली। तो मैं बता सकती हूँ होम्योपैथी का इसमें हमारी दवाइयाँ थोड़ा खाने में बहुत आसान होती हैं, तो बच्चे खासकर उसको ले पाते हैं, वो उसका स्वाद कड़वा नहीं होता है। तो होम्योपैथी दवाई उनको थोड़ा आराम देगी, जिससे कि वो अपना ORS को ले पाएँ। और क्योंकि जितना फ्लूइड लॉस है उसको सबसे पहले तो ORS साथ के साथ देना ज़रूरी है। तो ORS चलेगा, साथ में होम्योपैथी दवाइयाँ हैं। ऐसे केस में जो गर्मी आजकल इतना है जिसकी वजह से दस्त की शिकायत बच्चों में है, एक पोडोफाइलम दवाई बहुत अच्छी बता सकती हूँ मैं होम्योपैथी की, जो आराम दे सकती है इनको। जी डॉक्टर सराया, आप क्या इन्हें सजेस्ट करेंगे? अभी बहुत कम समय हुआ है, कुछ ही घंटे हुए हैं ये डायरिया के चलते। तो मेरे ख्याल से इस समय उनको पहले सिर्फ अगर वो पानी नहीं ले पा रहे हैं तो घर के पास जिन डॉक्टर को भी आपने दिखाया है, कोई पीडियाट्रिशियन ये असेस कर ले कि उनको डिहाइड्रेशन तो नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है, एक तो अगर यूरिन आउटपुट पे नज़र रखें, अगर वो बच्चा पेशाब करता रहता है तो इसका मतलब डिहाइड्रेशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इस सूरत में लगातार वो पानी नहीं पी पा रहा है, ORS नहीं ले पा रहा है और उनके लूज मोशंस चल रहे हैं बच्चे के, तो घर के पास जो भी पीडियाट्रिशियन है उससे आप कांटेक्ट में रहें। हो सकता है उसको इंट्रावीनस फ्लूइड की ज़रूरत पड़े। बाकी जहाँ तक सवाल है और किसी चीज़ की, कोई एंटीबायोटिक या किसी चीज़ की दवा की ज़रूरत शुरुआती दौर में हम किसी को नहीं देते हैं, ना ही एडवाइस करते हैं। तो इनके लिए बेस्ट तो ऑप्शन यही है कि जो डॉक्टर इनके घर के पास हैं, जो देख रहे हैं, वो उसका हाइड्रेशन देखते रहें बच्चे का, और अगर ज़रूरत हो और वो ओरल हाइड्रेशन नहीं कर दे पा रहे हैं तो उस सूरत में हो सकता है इंट्रावीनस फ्लूइड देना पड़े। जी डॉक्टर प्रमोद, आपसे भी जानना चाहेंगे आयुर्वेद में क्या इनके सामने, जैसे इन्होंने बताया कि जो बच्चे की उम्र है वो 10 महीने की है और उसे 2 दिन से ही ये डायरिया हो रहा है, तो यहाँ पे पहले ये देखना चाहिए कि उसको फीवर है कि नहीं है, कोई किसी प्रकार का संक्रमण है। उस स्थिति में पहले बच्चे को जो है फीवर होगा। प्लस हम देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि वो रुक नहीं रहा है, तो जैसे सर ने भी बताया है कि पहले असेस करें कि उसमें बॉडी फ्लूइड क्या है, डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स तो नहीं है, वो देखने चाहिए। प्लस आयुर्वेद में जैसे कि कुछ बताया है, अब 10 महीने का बच्चा है तो हाँ, स्तनपान जो है वो माता का उसको करते रहना चाहिए। प्लस दही जो है वो हम उसे ऐसे प्रोबायोटिक दे सकते हैं जो आसानी से मथा हुआ है और वो आसानी से ले सकता है, लेकिन ये चीज़ें जो है उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में कई बार देनी चाहिए। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, पारस है हमारे साथ। स्वागत है आपका पारस जी, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? चलिए, इनके कॉल को हम दोबारा शामिल करेंगे अपने कार्यक्रम में। जैसा कि हम बात करते हैं कि गर्मियों में या बरसात के वक्त भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आती है, तो क्या वजह माने डॉक्टर सराया, किस तरह से पानी ही मुख्य वजह है या कई बार खान पान की बदपरहेज़ी भी? ये खान पान की बात जब हम करते हैं गर्मी के मौसम में, अगर खाना रखा हुआ है बाहर तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं। जहाँ तक डायरिया का सवाल है, तो डायरिया ज़्यादातर या तो जीवाणुओं या विषाणुओं के संक्रमण की वजह से ही होता है। तो इसका जो मेन रूट है वो फीको ओरल रूट है, यानी जहां हम बहुत बार ये देखा गया है कि सीवर लाइन और वाटर सप्लाई कभी कभी उसमें कंटेमिनेशन हो जाता है। और पानी में भी अगर किसी को डायरिया है और वो पानी भी हैंडल कर रहा है तो उससे भी हो जाता है। गंदा पानी है और हम बाहर से खाना खा रहे हैं, फल रखे होते हैं, फलों के ऊपर पानी छिड़का जाता है, वो अगर गंदा है तो इन सब से संक्रमण का खतरा रहता है, तमाम जीवाणुओं और विषाणुओं का और कुछ परजीवी भी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म हैं जब बदन के अंदर पहुंचते हैं तो वो एक तरह से कई तरह से काम करते हैं। वो जो हमारी आंत है,
छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत के अंदर वो बहुत सारे सिक्रीशंस बढ़ा देते हैं जी। और इसको हम कहते हैं सिक्रीटरी डायरिया। इसी तरह से कुछ जो जीवाणु होते हैं उनके अंदर टॉक्सिन्स होते हैं, तो उन टॉक्सिन्स की वजह से भी जो उसकी लाइनिंग म्यूकोसा है उसको इंजरी होती है। बहुत से जीवाणु होते हैं जो इंटेस्टाइन के अंदर भी चले जाते हैं, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि बच्चे का फीवर देखना चाहिए। अगर ये इन्वेजिव हैं इन्फेक्शन तो उस सूरत में फीवर भी आ सकता है। तो ये संक्रमण इस समय ज़्यादा होता है, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, रखे हुए खाने में भी ग्रो कर जाते हैं। जी जी। बरसात में पानी का संक्रमण, पानी के ज़रिए भी संक्रमण होता है और पानी का कंटेमिनेशन भी ज़्यादा होता है, तो उन सूरतों में डायरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और चीज़ हमने देखा है अभी अस्पतालों से भी जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ज़्यादा मरीज़ इस वक्त डायरिया के आ रहे हैं डॉक्टर दीप्ति, लेकिन कहते हैं छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं उनको सबसे ज़्यादा ये अटैक करता है, तो क्या वजह माने कि ये दोनों ही परेशान होते हैं ज़्यादा? छोटे बच्चे और बुज़ुर्ग थोड़े ससेप्टिबल ज़्यादा होते हैं, मतलब उनकी अंदर इम्यूनिटी इस तरीके से कैच करने की ज़्यादा रहती है जी। तो बच्चों में ध्यान रखना और बुज़ुर्गों में भी ज़्यादा आवश्यक है कि वो पानी साफ़ पिएं और खाना खाने से पहले हाथ धोना, बच्चों को ये सिखाया जाता है। आजकल स्कूलों में ये शिक्षा दी जा रही है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है कि हाथ धोना, हैंड वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। बच्चों को ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनके अंदर इम्यूनिटी ससेप्टिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है टू कैच दिस काइंड ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि हाथ धोना नहीं है, बच्चे खा लेते हैं खाना, तो उस तरीके से होता है। और बुज़ुर्गों में भी, बुज़ुर्गों में कई बार ऐसा होता है उनको ऑलरेडी कोई ना कोई, आजकल हम देखते हैं लाइफस्टाइल की इतनी बीमारियां हैं कि कोई ना कोई उनकी दवाइयां चल रही होती हैं जी। और ये हमारे पास बहुत पेशेंट इस तरीके से आते हैं कि हमको दवाइयाँ हम बहुत खा रहे हैं, इस वजह से हमारा पेट ठीक नहीं रहता है। बिल्कुल। जी तो जी। ये भी एक कारण होता है। चलिए कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। सुजीत है हमारे साथ उड़ीसा से। जी सुजीत जी, पूछिए अपना सवाल, पूछिए क्या समस्या है। नमस्ते मैडम, मेरा डायरिया किस कारण फैलता है, अगर ये हमें पता चल जाए किन किन कारणों के कारण डायरिया होता है, अगर ये पता चल जाए तो हम उनके प्रिकॉशंस ले सकते हैं। तो क्या हम आपको इस लाइफ में थोड़ा कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल। मैं प्रमोद जी आपके पास आना चाहूँगी कि इन्होंने बात कही कि प्रिकॉशन क्या हम ले सकते हैं, बचाव के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, तो क्या कुछ आप सजेस्ट डायरिया करेंगे? के जो कारण हैं उनकी चिकित्सा, उनके बचाव से, जैसे आयुर्वेद कहता है कि किसी भी व्याधि में जो पहली हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कहते हैं वो है कि बचाव करना, ताकि वो व्याधि ही उत्पन्न न हो। तो बहुत अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। तो डायरिया के कारण जो है जैसे कि गंदगी, जिसमें कि ये कीटाणु और जीवाणु उपजते हैं, तो हमें पहली चीज़ है कि अपनी सफाई प्लस अपने वातावरण आसपास की सफाई, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट की स्वच्छता रखें। पानी पीने के पहले हम पानी को उबाल लें, खास करके गर्मियों के सीज़न में बहुत सारा रोड साइड हम देखते हैं कि कई प्याऊ हैं जहाँ के लोग जाके पानी पीते हैं जो कि संक्रमित हो सकता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए पीने के पहले कि वो पानी साफ़, स्वच्छ, सुरक्षित है या नहीं है। पानी ढक के रखें और जब भी ऐसी टाइम पे हम पानी पिएं तो उबाल के उसे ठंडा करके पानी पीना चाहिए, जिससे कि काफ़ी जो जीवाणु हैं वो कई हद तक ख़त्म किए जा सकते हैं। उसके साथ जो खान पान की चीज़ें हम मार्केट से ख़रीदते हैं या फिर ले आते हैं, उन्हें अपने भोजन में बनाने के पहले उन्हें साफ़ कर लें, उन्हें अच्छे से हम पानी से धो लें, उसके बाद ही उसको सेवन करें, अच्छे से कुकिंग करें। और प्लस जो निजी स्वच्छता है, यानी कि नहाना है, हाथ खाने के पहले हाथ धोना, खाने के बाद हाथ धोना, तो ये सारा जो है इसका पालन करें, तो इससे कई हद तक हम इसकी बचाव कर सकते हैं। जी डॉक्टर सर, आप भी बात कर रहे थे कंटामिनेशन की। मैं ख़ास तौर पे यहाँ पर ग्रामीण इलाकों की बात करना चाहती हूँ जहाँ अभी भी पेयजल की समस्या है, वहाँ क्या कुछ कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि शहर के इलाकों में भी, इवन दिल्ली के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत जगह आज भी हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जी। तो जाहिर सी बात है कि उस सूरत में अगर हम पानी को, जैसे बताया डॉक्टर साहब ने, ये बहुत अच्छा तरीका है और बड़ा पुराना तरीका है। अगर हम पानी को उबाल लेते हैं और उबालने के बाद उस पानी, पहले तो हम उसको छान लें, जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो छानने से दूर हो सकती हैं उसको दूर कर लें। दूसरी चीज़, पानी को उबाल लें, या जो रखा हुआ पानी होता है उसमें क्लोरीन या पोटेशियम परमैंगनेट डालने से भी उसके अंदर के जो जीवाणु होते हैं वो कई मर जाते हैं। ये आसानी से ये उपलब्ध आसानी है। से, हाँ देखिए क्लोरीन की टैबलेट्स अवेलेबल हैं। क्लोरीन एक
क्लोरीन की टैबलेट आप एक बाल्टी पानी में डाल के उसको रखते हैं तो उससे भी उसके बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सिर्फ हम डायरिया की अगर बात कर रहे हैं तो अलग चीज़ है, पर कुछ विषाणु या इस तरह के हैं जिनको कि सिर्फ उबालने से भी नहीं मारा जा सकता, तो वो खतरा हमेशा बना रहता है। लेकिन इससे ज़्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के पास कुछ करने के लिए है भी नहीं। जी, खान पान में क्या कुछ बचाव कर सकते हैं दीप्ति जी इस मौसम में, खास तौर पे अगर इससे बचना हो? गर्मियों के मौसम में सबसे अधिक जिसके ऊपर हम ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि हम पहले से कटा हुआ फल या कच्चा सलाद वगैरह काफ़ी देर तक काटा हुआ ना उपयोग करें। जिस वक्त हमें खाना है तभी उसको हम धोएं, छील के, काट के फिर खाएं। बाहर जैसे रोड साइड पे चीज़ें मिलती हैं वो चीज़ें हम ना लें, कटा हुआ फ्रूट्स, क्योंकि वो बिल्कुल ऑलरेडी ओपन टू इन्फेक्शन होता है। जी। पानी, बाहर का जूस, ये सब चीज़ें आजकल सबसे ज़रूरी हैं। हम सोचते हैं कि सेहत के लिए ले रहे हैं, लेकिन वही चीज़ नुकसान कर जाती है। आप घर में बनाइए और फिर उसका सेवन करिए। बिल्कुल। संतोष हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं, हमारे अगले कॉलर। संतोष जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? दूध से भी नुकसान तो बच्चा है। जी, मैं दूध से भी नुकसान तो होगा बच्चा है। जी, अगर आप समझ पा रही हो डॉक्टर दीप्ति, शायद दूध को लेकर प्रश्न है। मुझे जहाँ तक सुन पाई हूँ मैं, वो बोल रहे हैं कि दूध क्या हम दे सकते हैं बच्चों के लिए। तो डायरिया में दूध जब तक कंट्रोल नहीं है, हमें थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए जी। और अगर बहुत छोटा बच्चा है तो ब्रेस्ट फीडिंग वो करवा सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत हद तक बच्चे के अंदर इम्यूनिटी डेवलप करता है ऐसे किसी भी इन्फेक्शन से बचने के लिए, तो वो हम कर सकते हैं। पर जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, दूध है, उसको हम जब तक इसकी सिवियरिटी या कम नहीं है, थोड़ा हम उसको अवॉइड करें तो अच्छा रहता है। जी, अगर डाइट प्लान की हम बात करें डॉक्टर साहब, तो सीधे तौर पर क्या कहते हैं आप जब कोई डायरिया का पेशेंट आए तो कितना परहेज, क्योंकि कई बार परहेज करना भी आसान नहीं होता लोगों के लिए। ये सवाल जब आता है तो मुझे हमेशा थोड़ी सी दिक्कत होती है जवाब देने में। जी, हम क्या डाइट प्लान दें इस मुल्क में जहाँ लोगों के पास खाने के लिए है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में पानी का ना होना, गरीबी, ओवर क्राउडिंग, इन सब को देखते हुए जिन पे पैसे ही नहीं हैं उनको हम डाइट प्लान क्या दें? ये शायद हम अर्बन एलीट के लिए तो कह सकते हैं कि ये डाइट लें, लेकिन गरीबों के लिए हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि जो वो खाना खाते हैं, अगर डायरिया चल रहा है, सादा चावल, कुछ केला, दही, ये सारी चीज़ें वो उनका सेवन कर सकते हैं। पतली खिचड़ी, दलिया जी, और बहुत सारा पानी, नमक के साथ नींबू पानी बना के पी सकते हैं जिसमें नमक भी हो और चीनी भी हो। चीनी और नमक देखिए कैलोरी भी देते हैं और जो इलेक्ट्रोलाइट हमारे बदन में कम होते हैं जी, उसको भी रेस्टोर करते हैं। तो नींबू में पोटेशियम भी चला जाता है, नमक में सोडियम चला जाता है, क्लोराइड चला जाता है, और शुगर डालने से या चीनी जो उसमें हम मिलाते हैं उससे कैलोरी भी चली जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मोटे तौर पे आम आदमी को ये बता सकते हैं। बाकी रईस लोग तो बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो जी, उनका डाइट प्लान दूसरा डॉक्टर प्रमोद आप बताइए, आयुर्वेद क्या सलाह देता है? आयुर्वेद में जैसे पहले तो दूध की बात की इन्होंने, तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग जो स्तन्यपान है, इट इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर चाइल्ड हु इज़ इन दी एज ग्रुप, जो कि छोटे बच्चे हैं। और उसके अलावा आयुर्वेद में खास करके इम्पोर्टेंस बताया है काउज मिल्क का और गोट्स मिल्क का, स्पेशली इन केसेस ऑफ डायरिया। तो मेरा सुझाव यही है कि इनको देने के पहले इन्हें हमें पहले उबाल लेना चाहिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा गर्म रहे, जिसे थोड़ा सा उष्ण रहे, तो इस स्थिति में पेशेंट को आप थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं पीने के लिए। हाँ, कई बार लैक्टोज इंटॉलरेंस इसकी वजह से भी डायरिया होता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस की वजह से तो नहीं हो रहा है। देन खाने पीने की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में जैसे कि आहार को औषध कहा गया है, तो ऐसे केसेस में हम जो पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो हल्के मूंग दाल की खिचड़ी बना करके ले सकता है पेशेंट, या चावल का पानी है उसको लिया जा सकता है। इसके अलावा अनार का जूस जो कि काफ़ी इजीली अवेलेबल है, तो उसको भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को लेने के लिए, विच ऑब्वियसली रिस्टोर्स दिस पोटेशियम सोडियम बैलेंस इन बॉडी।
फिर कई ऐसे फल हैं जो कि अम्ल होते हैं टेस्ट में, जैसे कि आपका संतरा हो गया, मौसम्बी हो गया। ऑब्वियसली जो लेमन है उसका जूस बना करके भी स्पेसिफिक क्वांटिटी में आप पी सकते हैं, पेशेंट को पीने के लिए प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, दे सकते हैं। और आहार में जो कि हल्का सुपाच्य भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। तीखा तला इनको अवॉइड करना चाहिए। गर्मियों में खास करके लोगों में ट्रेंड है छाछ पीने का, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव इन केसेस ऑफ डायरिया इन पेशेंट्स। तो छाछ को हम अच्छे से उसके अंदर सेंधव नमक है वो डाल करके, थोड़ा सा जीरा डाल करके पेशेंट को दे सकते हैं पीने के लिए। प्लस दही और चावल इसको भी हम खाने के लिए दे सकते हैं। ये बहुत चीज़ें जो हैं वो घर में उपलब्ध होती हैं। कई पारंपरिक चीज़ें हैं जो आपके घर में बड़े भी बताते हैं कि अगर डायरिया हो गया हो तो ये चीज़ें लें, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें, बच्चों को ज़रूर दें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनिल हैं हमारे साथ। अनिल जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप डायरिया के विषय में? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं अनिल जी, डॉक्टर्स भी सुन रहे हैं, आप रखें अपना सवाल। मेरा सवाल है मैम, पानी तो हम लोग आरओ का पीते हैं जी, और इसके अलावे, इस प्यूरिफाइड वाटर के अलावे और किन किन कारणों से ऐसी हो जाती है जिससे हम प्रिकॉशन ले सकें? जी बिल्कुल। डॉक्टर कुछ कहना चाहेंगे आप कि आरओ पानी लेने के बाद भी अगर इन्फेक्शन की समस्या हो रही है? सवाल सिर्फ आरओ पानी का नहीं है और ना ही पानी एकमात्र कारण है इस इन्फेक्शन का या संक्रमण का। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आई। जब हम डायरिया की बात करते हैं तो ये असर्टेन करना बहुत ज़रूरी है कि ये डायरिया अक्यूट है या क्रॉनिक। जी, अक्यूट डायरिया हम उसको कहते हैं जो डायरिया करीब कुछ ही दिन रहता है और 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहता है। जब ये 2 हफ्ते से ज़्यादा डायरिया परसिस्ट करता है, 1 महीना हो जाता है, तो हम इसको कहते हैं कि ये क्रॉनिक डायरिया है। मैं इसलिए इस बात पे थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा क्योंकि अक्यूट डायरिया और क्रॉनिक डायरिया के कॉजेज़ अलग अलग हैं जी, और इसलिए इनका इलाज भी अलग अलग होता है। अब एक्यूट डायरिया की जब आपने बात की तो आपने कहा कि हम पानी आरओ का पीते हैं। पानी आप बेशक घर में आरओ का पीते रहें, लेकिन अगर आप बाहर खाना खा रहे हैं, आप बाहर गए, अब डायरिया आपने देखा होगा, डायरिया अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग, जैसे अभी आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है कि ये जीवाणु भी हो सकते हैं, विषाणु भी हो सकते हैं, कुछ परजीवी भी हो सकते हैं। जी, अब इन जो जीवाणुओं की जब हम बात करते हैं तो कुछ जीवाणु होते हैं जिनके अंदर प्री फॉर्म टॉक्सिन्स होते हैं, तो जाहिर है कि इसके लक्षण भी अलग होंगे। बिल्कुल। अगर आपने बाहर, आप पार्टी में गए थे, पार्टी में गए, आपने वहाँ पे जो खाना लिया वो स्टील फूड था या घर में ही आपने फ्रिज से निकाला और उसके पहले वो बहुत देर बाहर रखा रहा और चावल था या चाइनीज़ फूड आपने खाया, हो सकता है उसमें कुछ बैक्टीरिया हों जिनके खाने के 2 घंटे के अंदर ही आपको नौसिया, वॉमिटिंग और डायरिया शुरू हो सकता है। जी, ये वो विषाणु हैं जो कि इस तरह के खाने में ग्रो करते हैं, जीवाणु। अब आप क्रूज़ पे गए हुए हैं और वहाँ पे अगर आपको, कई लोगों को डायरिया होता है जी, तो अब उसकी वजह दूसरी हो सकती है। बिल्कुल। आपने ऐसे खाने खाए जिसमें सॉल्ट ज़्यादा था, हैम था, कस्टर्ड था, जी, तो उसमें जो आपने दोनों वायरस जो लिखे हुए थे इस पे, ये नोरो वायरस एंड जी, रोटा वायरस, इसके इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो हमको सबसे पहले तो ये देखना है कि हम खाना क्या खा रहे हैं और उस खाने का उसके पहले वो किस हालत में था। बिल्कुल, यानी सिर्फ पानी ही नहीं, पानी अकेला नहीं है, खाने से भी आपको डायरिया हो सकता है। लता हमारे साथ जुड़ रही हैं, अगली कॉलर गुजरात से। लता जी पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप, क्या समस्या है? जैसा कि आपने बताया कि पाचन शक्ति खराब होती है तो डायरिया हो सकता है, तो पाचन शक्ति को कैसे सही किया जा सकता है? जी जी, देखिए, जो आपने कहा पाचन शक्ति का सवाल, अब आप जब डायरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो पाचन शक्ति की बात कर रहे हैं ये इन्फेक्शन से अलग कुछ है। तो अब ये एक हम कहते हैं माइल्ड डाइजेशन, अगर आपका पाचन से ही ताल्लुक है तो माइल्ड डाइजेशन अलग अलग तरह से होता है। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारी जो कुछ ऑर्गन्स हैं बॉडी के या अंग हैं जो वो बनाते हैं और जो पाचन की प्रक्रिया में मदद करते हैं। उसमें एक है पैनक्रियास, जिसे अग्नाशय भी बोलते हैं हिंदी में। अब जो पैनक्रियास है वो एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि फैट के डाइजेशन में मदद करता है, अमाइलेज वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में भी मदद करता है। तो अगर हमको पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी है या पैनक्रियास की बीमारी है
जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, तो उस सूरत में हमारे जो मल होगा उसमें हो सकता है कि फैट ज़्यादा हो, तो वो एक तरीका हो सकता है। इसी तरह से बाइल एसिड्स यानी जो लिवर में सिंथेसाइज होते हैं और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद पित्त के ज़रिए आंत में आते हैं, तो ये फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं जी। तो अगर हमको बाइल एसिड्स की कमी है या तो कहीं ये भी रुकावट पाचन है शक्ति को कमजोर तो फैट का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आंत है, आंत की जो लाइनिंग म्यूकोसा होती है, जो झिल्ली होती है जहाँ से एब्जॉर्प्शन होता है, अगर उसमें कोई खराबी है तो उस सूरत में भी आप कहेंगे ये अपच है, लेकिन वो एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से तो ये भी है। तीसरी चीज़ होती है, अब आपने डायरिया में देखा कि पानी की तादाद बढ़ जाती है मल में। अब अगर आप देखें तो बदन के अंदर जो आपका पाचन तंत्र है, इसके अंदर लगभग 9 लीटर पानी इंटेस्टीन तक पहुंचता है जी। यानी सलाइवरी सिक्रीशंस होते हैं तकरीबन 1 लीटर के लगभग, 2 लीटर गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होते हैं जिसमें अम्ल भी होता है और बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। इसी तरह से पैनक्रियाटिक और बिलियरी सिक्रीशंस होते हैं। ये सारे मिला के इनका एब्जॉर्प्शन छोटी आंत से होता है, और जब ये छोटी आंत से बाहर आते हैं बड़ी आंत में, तो लगभग 9 लीटर में से जो पानी आता है वो 1.5 लीटर के आसपास, 1.5 से 2 लीटर बड़ी आंत में आता है। अब अगर कोई बीमारी बड़ी आंत में, बड़ी आंत की बीमारियां तो अलग है, समस्या तो है। अब बड़ी आंत में इस पानी का एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। दूसरी चीज़ और है, अब जो हमने कहा कि आपका एक आइलियम स्मॉल इंटेस्टीन का एक हिस्सा होता है जहाँ से बाइल एसिड एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसके ज़रिए फैट भी अंदर चला जाता है। अगर बाइल एसिड ज़्यादा होंगे तो कोलन के अंदर यानी बड़ी आंत के अंदर पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा जी। आप देखते हैं कि 200 ml से ज़्यादा पानी आप मल में नहीं लूज करते हैं। डॉक्टर, पूरी पाचन प्रक्रिया आपने बड़े सरल तरीके से हमें समझाया है, लेकिन बचाव कैसे कर सकते हैं, मजबूत कैसे बना सकते हैं पाचन शक्ति को, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे डॉक्टर्स के साथ। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, विपुल हैं राजस्थान से। विपुल जी, क्या जानना चाहते हैं आप डायरिया के विषय में? रखिए अपना सवाल। हाँ हेलो मैम, मेरी एक 10 महीने की बच्ची है, तो कल मैंने मुंडन करवाया था उसका जी, और उसके बाद उसको धूप लग गई, उसके बाद उसे दस्त हो रहा है बहुत ज्यादा। तो उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास ले गया, तो ये पहले लैक्टोजन और सेरेलैक वगैरह खाती थी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला इसको मत खिलाओ जी। तो उसके बाद अभी कुछ खा भी नहीं रही है, तो क्या किया जाए जी? डॉक्टर प्रमोद, आप बताना चाहेंगे क्या इनको, क्योंकि दूध मना कर दिया है? हाँ, ये जो हमने अभी पिछली कॉलर में बताया था जिसके जवाब में कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो हो सकता है कि कई बार डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करें कि उसे स्टॉप कर देना चाहिए। तो एक तो बच्ची इनकी काफ़ी छोटी है, जो कि शायद 10 महीने की बच्ची है इनकी। तो इनको क्या करना चाहिए कि पहले तो असेस करें कि लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है बॉडी में। वो देख सकते हैं, चाहे स्किन को पिंच करके देख सकते हैं या ओरल कैविटी में देख सकते हैं कि निर्जलीकरण कितना हुआ है। वो असेस करके सीवियरिटी असेस कर लें। सीवियरिटी असेस करने के बाद जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है जो WHO भी रिकमेंड करता है वो ORS है। वो ORS को उसकी समुचित मात्रा में कई बार थोड़ी थोड़ी देर पे बच्ची को पिलाते रहें, और उसके बाद उसका स्टेटस असेस करते रहें, इवैल्यूएट करते रहें। साथ में फीवर या और कोई सिम्टम नहीं है ये भी देखते रहें, और प्लस जो स्तन्यपान है दैट इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, ये बच्चे को करते रहना चाहिए। और प्लस उसकी जो कपड़े हैं खास करके उस पर ध्यान देना चाहिए कि वो कहीं इन्फेक्टेड या सॉइल्ड ना हो, तो उन्हें चेंज करते रहना चाहिए जी। कपड़े भी बदलते रहे बच्चा। और क्या उनको देना है ये डॉक्टर ने आपको बता दिया है विपुल? हमें उम्मीद है जल्दी से आपकी बच्ची अच्छी हो जाए। अब एक जो अहम सवाल पाचन शक्ति को लेकर हम कर रहे थे डॉक्टर दीप्ति की, मजबूत कैसे बनाएं? और जब बुजुर्गों की बात होती है तो हमेशा कहते हैं पाचन शक्ति कमज़ोर है हमारे, तो डायरिया के स्थिति में भी और ऐसी भी बढ़िया पाचन शक्ति के लिए क्या खान पान या क्या आप सजेस्ट करेंगे? पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम हल्का घर का बना हुआ भोजन खाएं, और ये देखना ज़रूरी है कि हमारी पाचन शक्ति में कहीं कोई, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि बहुत तरीके की स्टेजेस होते हैं जिससे हमारा खाना पचता है, और फिर उसमें प्रोसेस होता है, एब्जॉर्प्शन के स्टेजेस हैं। तो किसी चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो पाचन शक्ति के लिए पहले आप अपना स्टमक से शुरू करके, पेट से शुरू करके हर चीज़ को आपका अंदर देखना है,
कई बार हमारे अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होती है, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी पाचन शक्ति फिर अच्छी नहीं रहती है। तो वो देखना ज़रूरी है कि हमको क्यों है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम जी, तो उसका कॉज क्या है, माल अब्जॉर्प्शन है। कई बार बहुत आजकल हम नहीं ध्यान रख पाते हैं, हमारी वॉर्म्स की काफ़ी शिकायत होती है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन की प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखते हुए हमें पहले अपनी अंदर क्या रीज़न है वो देखना चाहिए, फिर उसके हिसाब से अपना उस पाचन शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं खान पीन से, अपनी लाइफस्टाइल से। वो कोशिश करें, अगर कोई चीज़ की डेफिशिएंसी है या किसी चीज़ का हमें एलर्जी है, एक लैक्टोज इंटॉलरेंस की अभी डॉक्टर ने बात की है, उसके अलावा इंडिया में जिसके बारे में हमें इतनी अभी अवेयरनेस नहीं है, बट वो काफ़ी प्रॉब्लम है, वो है वीट एलर्जी की, जिसकी वजह से भी हमारा खाना पचता नहीं है और कुछ खाते ही तुरंत हमें दस्त या जैसे बार बार मोशन जाना पड़ता है। यानी कई तरह की एलर्जी भी होती है जिससे पाचन शक्ति में दिक्कत आती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही है, ममता। ममता जी, क्या जानना चाहती हैं? पूछिए अपना सवाल। हेलो, हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते, पूछिए। हेलो, मैं ये कह रही हूँ कि क्या गिलोय पीने से, गिलोय का काढ़ा बनाकर पीने से 3-4 साल के और 12 साल के बच्चों को देने से क्या ठीक हो सकता है? जी डॉक्टर प्रमोद, ये सवाल आपके लिए। पहले तो डायरिया के लिए या नहीं हो इससे पहले ही जी देने। तो पहले तो जो छोटे बच्चे हैं, जहाँ की पिछले कॉलर ने जो कहा था, एक चीज़ रह गई थी उसमें बताने के लिए कि टीथिंग, ये जो पीरियड होता है बच्चों का, खास करके छोटे बच्चों के जब दांत निकलने शुरू होते हैं तो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो कहीं भी जा कर के कुछ भी मिट्टी में खा के मुंह में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन से उन्हें इसकी प्रॉब्लम हो जाती है। तो पेरेंट्स को ये भी ध्यान रखना चाहिए इस एस्पेक्ट को भी कि वो प्रॉब्लम तो कहीं नहीं शुरू हो रही है या कैल्शियम की कमी तो नहीं है। प्लस जो करंट कॉलर की अगर हम बात देखें कि वो गुड़ुची कह रही हैं, तो गुड़ुची इज़ अ मिरेकल हर्ब। इट इज़ वेरी गुड फॉर इम्यूनोमॉड्यूलेशन। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो बहुत अच्छी है, लेकिन डायरिया या अतिसार में उसका डायरेक्ट इंडिकेशन नहीं है। अच्छा। तो इसमें नहीं देना चाहिए। आप रोज उसको ले सकते हैं जिससे कि आपकी शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे, तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपको डायरिया हो जाता है, तो जैसे आयुर्वेद में बताया हुआ है कि सारी जो व्याधियां हैं वो अग्नि या बॉडी की डाइजेस्टिव कैपेसिटी है उसको कम होने की वजह से होती है। तो अग्नि की चिकित्सा या अग्निवर्धन करने के लिए कई सारे प्रयोग हैं घर में, किचन से जो शुरू होते हैं। आप घर में अजवाइन है, मेथी है, मेथी दाना है, जीरा है, प्लस सौंठ, शुंठी जो ड्राइड जिंजर है, इन सब का आप पाउडर है, इनको यूज़ कर सकते हैं। छाछ के साथ इसको मिला करके आप पीने के लिए दे सकते हैं। छाछ जो है कि आप बच्चों को तो नहीं, बच्चों को दही बिल्कुल दिया जा सकता है, प्रोबायोटिक है और प्रिवेंट भी करता है कई बार डायरिया के केसेस को, तो वहाँ दिया जा सकता है। प्लस आयुर्वेद में कई औषधियाँ हैं जिनको आप काढ़े के रूप में या चूर्ण के रूप में आप दे सकते हैं। लेकिन गुड़ुची जो है इट इज़ हैविंग मोर प्रिवेंटिव बेनिफिट रेदर देन क्यूरेटिव। जी, यानी कि अभी गिलोय आप ना दें, लेकिन अपने लाइफस्टाइल में से ज़रूर शामिल करें, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। जो हम पाचन शक्ति की बात कर रहे थे, तो डॉक्टर प्रमोद, क्या आयुर्वेद में पाचन शक्ति को मजबूत करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे दिन की शुरुआत हो, सुबह की शुरुआत हो और बच्चों से लेकर वयस्क बुजुर्ग सबके लिए अच्छा हो? तो आयुर्वेद में जो व्याधि की संकल्पना है, ये मानी जाती है कि रोगाः सर्वे अपि भवेत् मंदे अग्नौ, यानी अग्नि की मंदता से ही सारे रोग शुरू होते हैं। तो इसलिए हमारी पहली चिकित्सा ही है कि जो हम अग्नि बेस्ड करें, अग्नि को बढ़ाएं ताकि डाइजेशन प्रॉपर हो। तो जहाँ तक अतिसार की बात है, तो इसमें भी हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि कई सारे इंट्रिंसिक एज वेल एज एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स बताए हुए हैं। तो इसमें हमारे यहाँ वात, पित्त और कफ, इन दोषों की संकल्पना है। तो अगर हमारी अग्नि मंद है, तो जो आहार है वो अपक्व रूप में इन दोषों के साथ संसर्ग होकर के अति मात्रा में बाहर निकलने लगता है। तो इसकी वजह से जो है अतिसार, प्लस शोकज और भयज, ये दो टाइप के और अतिसार बताए हुए हैं जो कि रिलेटेड टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हम देखते हैं कई बार बच्चों को एग्जाम के पीरियड में डायरिया शुरू हो जाता है, कई बार डर से शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों का भी वर्णन हमारी किताबों में किया गया है। तो हमें जो आहार लेना है वो इस पर केंद्रित रहना चाहिए कि हमारी डाइजेशन शक्ति सही रहे। तो सबसे पहली चीज़ है कि आहार जितनी मात्रा में चाहिए उतना ही खाएं, ओवर इंडल्जेंस इन फूड ना करें। जी। और लघु सुपाच्य आहार लें, और प्लस जो है कि लंघन,
जो आजकल हम उपवास करते हैं, तो लंघन इज द फर्स्ट लाइन फॉर इंक्रीजिंग द अग्नि। बिल्कुल, और एक आदत बच्चों में ज़रूर डालें कि ओवर ईटिंग की उनको आदत ना पड़ जाए। ये ऐसी चीज़ें जो सारी ज़िंदगी साथ देती हैं, मदद करती हैं। हमारे साथ प्रताप सिंह हैं, जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। प्रताप जी, क्या जानना चाहते हैं आप डायरिया के बारे में? पूछिए अपना सवाल। जी प्रताप जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो पूछें अपना सवाल। चलिए आगे हम इनका सवाल लेंगे। डायरिया में ये भी होता है डॉक्टर साहब कि अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कई बार मूर्छा भी आ जाती है, बेहोश हो जाते हैं लोग। क्या ऐसा कुछ हम इंस्टेंट करें जिससे राहत मिले, कमज़ोरी ना हो? देखिए, जब डायरिया होता है तो पानी के साथ साथ बहुत सारे लवण यानी नमक की भी मात्रा कम हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो जाते हैं, उससे मसल में वीकनेस महसूस होने लगती है। तो उस सूरत में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमको बदन में पानी कम ना होने दें और नमक की कमी ना होने दें। जो आप मूर्छा की बात कर रहे हैं उसमें भी कई बार इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं जी। अगर सोडियम बहुत कम हो गया है तो हाइपोनेट्रीमिया की वजह से भी, जिसको हम कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया, तो अगर सोडियम कम है तो उस सूरत में भी गफलत आ सकती है। तीसरी चीज़, ये सिर्फ डायरिया ही नहीं है, अगर डायरिया के साथ कुछ और भी एसोसिएटेड है, जैसे वो इन्वेजिव इन्फेक्शन की वजह से डायरिया है, तो हमें इन्फेक्शन को भी क्योर करना है। तो उस सूरत में इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ हमको हो सकता है, जिसमें कि इन्वेजिव डायरिया हो रहा हो और बैक्टीरिया सेल के अंदर चले गए हैं, सर्कुलेशन में चले गए हैं, उस सूरत में हमको एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं। जनरली हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो डायरिया इस समय आप कॉमन तौर पे देखते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है उसमें हम शुरुआती दौर में एंटीबायोटिक नहीं देना चाहते जी। क्योंकि एंटीबायोटिक उनके कोर्स को प्रोलॉन्ग करने में या रेजिस्टेंस बढ़ाने में एक रोल अदा करते हैं। इसी तरह से कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें कि अगर हम एंटीबायोटिक देते हैं तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, हीमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो जाता है। इसलिए शुरुआती दौर में 48 घंटे तक कम से कम कोशिश ये होती है कि अगर डायरिया सेटल हो रहा है या अगर कोई फीवर नहीं है या इन्वेजिव डायरिया के कोई लक्षण नहीं है। जब मैं इन्वेजिव डायरिया की बात करता हूँ तो जो आंत की मेम्ब्रेन है उसको भेद के कोई जीवाणु या विषाणु बदन के अंदर जाता है, सेल के अंदर जाता है, सर्कुलेशन में जाता है जी जी। तो इस सूरत में 2-3 लक्षण मिल सकते हैं हमको। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है शिगेला, जिसे आप कहते हैं डिसेंट्री। डायरिया और डिसेंट्री में भी फर्क करना जरूरी है। डायरिया जब हम कहते हैं तो ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी और वाटर की कंटेंट जब ज्यादा है तो हम इसे डायरिया कह रहे हैं। अगर उसी में स्टूल के अंदर ब्लड आने लगे तो इसको हम डिसेंट्री बोलते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म फर्क होते हैं, ये इन्वेजिव इन्फेक्शन को दर्शाते हैं। और इसी के साथ अगर स्टूल एग्जामिनेशन अगर हम सिंपल करें और उसमें जो WBC सेल्स हैं बहुत ज़्यादा हैं तो ये भी दिखाता है कि ये इन्वेजिव इन्फेक्शन है और हमको इसको डिफरेंट तरीके से यानी कि इलाज बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझना कि किस वजह से ये हो रहा है, इसमें डायग्नोसिस बहुत ही महत्वपूर्ण है। जस्सी हमारे साथ पंजाब से जुड़ रहे हैं। जस्सी, क्या जानना चाहते हैं आप डायरिया के बारे में? पूछिए हमारे एक्सपर्ट्स डॉक्टर के साथ, सवाल अपना रखिए। हेलो मैम। जैसे अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए और पूछिए अपना सवाल। जी मैम ये पूछने चाहता हूँ, मेरे को भी यही प्रॉब्लम थी मैम कुछ महीने से पहले जी। तो बार बार पानी जैसे दस्त आते थे मेरे को, मतलब 2-3 महीने ये लगातार चलता रहा। जब तक मैं दवाई खाता था तब तक ठीक रहता था। तो डॉक्टर ने बोला तुम अपना लीवर का टेस्ट करवा लो, फिर अल्ट्रासाउंड करवा लो। वो सारे टेस्ट मैंने करवा लिए तो उसमें भी सब नॉर्मल आ गया। तो उसके बाद मैंने दवाई खाना भी छोड़ दिया। भी मैंने सोचा भी कोई प्रॉब्लम तो है नहीं है तो मैं क्यों दवाई खाऊं। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही ठीक हो गया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भी ये अपने आप कैसे ठीक हो गया जब मेरे को इतनी प्रॉब्लम थी। मतलब एक दिन में मेरे को 3-4 पतले दस्त आते थे। मैं बताऊं जी। देखिए, जो आप कह रहे हैं डायरिया ज्यादातर सेल्फ लिमिटिंग कोर्स का होता है एक्यूट डायरिया में, इसलिए आप इससे परेशान ना होइए, अपने आप ठीक हो जाता है। ये रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं। अब आप अगर आपकी फूड हैबिट्स इस किस्म की हैं, आपका नेचर ऑफ वर्क ऐसा है कि आप घर से बाहर रहते हैं, ज़्यादातर काम भी बाहर करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि खाना भी कई बार बाहर ही खाते होंगे। उस सूरत में इस इन्फेक्शन के
बार बार होने के चांसेस बने रहते हैं। और ये एक्यूट डायरिया, जैसा मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि सेल्फ लिमिटिंग होता है। मैं जब ये कहता हूँ, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्रॉनिक डायरिया अगर है तो उसकी अप्रोच डिफरेंट होगी एक्यूट डायरिया से। बिल्कुल। अगर क्रॉनिक डायरिया है, जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जो हम एक्यूट डायरिया में नहीं देना चाहते हैं, जैसे हम कुछ दवाइयाँ होती हैं जो आंत के मूवमेंट को कम कर देती हैं। अब हम ये एक्यूट डायरिया में हम नहीं चाहते हैं कि इसको दिया जाए जी। ये इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन हम इस पर भी चर्चा करेंगे। डायरिया जब होता है तो क्रॉनिक डायरिया का जब हम इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन में टाइम लगता है, रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है, कॉज असर्टेन करने में टाइम लगता है, इसमें हफ्तों लग सकते हैं। तो उस सूरत में हम वो दवाइयाँ जिससे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल कम की जा सके दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले ये समझें कि डायरिया किस वजह से है, उस वजह को ठीक करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही इलाज और खान पान में परहेज, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको जल्दी ठीक करती हैं डायरिया की बीमारी से। प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। जी प्रताप जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो प्रताप जी पूछिए। मैडम, मेरा डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, खाने पीने का मैंने जो भी खाने से मेरा डाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी पानी पीने से मेरा लूज मोशन भी हो रहा है बार बार जी। तो प्रॉब्लम क्या है मैडम? बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं पानी भी नहीं हजम हो रहा, तो क्या माने इसको कि इतना ज़्यादा पाचन शक्ति में दिक्कत आती है, कमज़ोर हो जाती है कि कुछ भी नहीं हजम होता? ये डायरिया ही है या फिर कोई और समस्या भी हो सकती है? ये आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो मैंने पहले भी कहा था कि अग्नि की मंदता से ही सारे रोग होते हैं। तो वो अग्नि इतनी मंद हो गई है कि वो पानी भी नहीं पचा पा रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए कि आप पेशेंट्स को पहले बात खुद को असेस करना चाहिए कि इसमें कहीं कोई साइकोसोमैटिक रीजंस तो नहीं है। उसको आप देखने के बाद आप देखिए कि आपका जो स्रोत है जल का वो सही है या नहीं है, और अच्छी तरीके से आपने उसे गर्म करके ठंडा करके, जो मैंने बताया पहले कि पानी लिया है कि नहीं है। इसके बाद भी अगर आपको ये कंप्लेंट रहती है कि आपको खाना हजम नहीं हो रहा है, पानी तक हजम नहीं हो रहा है, तो आप पानी को थोड़े से सौंठ पाउडर जो है घर में सबके पास रहता है और धनिया है या मेथी है, इसके साथ आप उसको उबाल सकते हैं। उबाल के आप छान करके उसको दिन भर रख सकते हैं, और जब भी आपको प्यास लगे तो आप इसी पानी को सिप्स में ले सकते हैं। 2 से 3 दिन अगर आप लेंगे तो इससे आपकी अग्नि इंप्रूव होगी और आपका डाइजेशन ठीक हो जाएगा। चलिए, इन टिप्स का आप ज़रूर इस्तेमाल करें प्रताप जी। सुशील हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सुशील जी पूछिए अपना सवाल। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार जी। मेरे को 2 महीने से 3-4 बार जाना होता है, सेमी सॉलिड मेरी लेटरिन आती है जी। तो मैंने 5 दिन अप्रैल के फर्स्ट वीक में रेफागट 400 ऑर्निलॉक्स खाई थी 5 दिन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा जी। कल एक डॉक्टर साहब को और दिखाया, उन्होंने नॉर्मेक्सिन और बिफिलेक दी है 10 डेज के लिए। तो क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? मैं काफ़ी मेरे को ये रहता है, वीकनेस भी थोड़ी थोड़ी लगने लगी है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 3 से 4 बार जाना होता है, एकदम गैस के साथ मेरे को लेटरिन आती है और सेमी सॉलिड है जी। डॉक्टर सराया, ये मेडिसिन भी इन्होंने बताया जो ले रहे हैं। देखिए, ये जो आप सिम्टम्स कह रहे हैं, ये सिम्टम्स ऐसे हैं जो अगर आपकी उम्र क्या है ये मैं जानना चाहूँगा। चलिए कोई बात नहीं। अगर ओल्ड एज में ये कोई रीसेंट चेंज आता है आपके बाल हैबिट्स के अंदर, तो इसमें अगर आपको कमज़ोरी भी आने लगी है, और ख़ास तौर से इनको हम कुछ कहते हैं अलार्म सिम्टम्स, जैसे खून की कमी का होना, स्टूल में ब्लड का जाना या वेट लॉस, अगर ये अलार्म सिम्टम्स हैं तो इसके लिए थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत होती है। स्टूल एग्जामिनेशन, ब्लड का टेस्ट, हीमोग्लोबिन के लिए। इसके अलावा अगर आपका जो मोशन है, असल में ये इसको टीवी के ज़रिए ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। ये पता करना पड़ेगा कि आपके जो डायरिया हो रहा है ये स्मॉल बाल की वजह से है या बड़ी आंत के इन्वॉल्वमेंट की वजह से है। अगर क्वांटिटी आपकी थोड़ी थोड़ी है, पेट में नीचले हिस्से में आपको क्रैम्पी पेन होता है और स्टूल 2-3 बार सेमी फॉर्म्ड लेकिन थोड़ी मात्रा में आते हैं, तो ये दिखाता है कि हो सकता है आपको बड़ी आंत की कोई बीमारी हो। और अगर आपको पेट में गुड़ 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 की आवाज़ होती है, ज़्यादा वॉल्यूम बल्कि स्टूल आता है, उसमें ऐसा लगता है जैसे ऑयल जा रहा है, तो ये दिखाता है मैल एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, और ये
हो सकता है छोटी आंत की कोई बीमारी हो, तो पहले ये असर्टेन करना होता है, क्योंकि इसके बिना पे हमारी अगली जांच ये तय करती है कि आपको क्या बीमारी हो सकती है। मैं इसलिए बार बार आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, आप कमज़ोरी महसूस करने लगे हैं, आपका हीमोग्लोबिन कम हुआ है और आपको भूख लगनी कम हुई है, तो उस सूरत में मैं चाहूँगा कि आपका एक कम से कम कोलोनोस्कोपिक एग्जामिनेशन करूँ, ताकि वो सिचुएशन, वो कंडीशंस रूल आउट करूं जो कि सीरियस हो सकती हैं। अगर हाँ, ये इसीलिए सबसे पहले आपको एक अच्छे अस्पताल में अपने आप को जाके दिखाना चाहिए, क्योंकि आपकी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन आपकी हिस्ट्री को डिटेल में जाने से तय होगी और उसी के बाद आपका ट्रीटमेंट संभव है। वैसे जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं और जो दवाइयाँ आपको दी गई हैं, ये पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी हो सकता है। ये आपको पहले इन्फेक्शन हुआ था, उसके लिए आपने दवा ली, वो ठीक हो गया है, और अब जो ये सिम्टम्स हैं ये पोस्ट इन्फेक्शियस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं। इसके लिए भी आपको एक बार कम से कम किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, वो आपके आगे की लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट प्लान फाइनल कर देगा। जी बिल्कुल, आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। हम ये भी कहते हैं कि 2 दिन से ज़्यादा अगर आपको समस्या रह रही है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर दीप्ति, क्या आप सजेस्ट करते हैं, जैसे पहले दिन में पेशेंट आ गया या 2 दिनों में आया, तो किस तरह से मॉनिटर करें वो अपनी स्थिति को, क्या सजेस्ट करते हैं उन्हें? देखिए, डायरिया जैसे अभी हमने बात की है कि अगर वो इन्फेक्शन की वजह से है, नॉन इन्फेक्टिव डायरियाज भी होते हैं ड्यू टू, जिसमें हमको या तो कोई एलर्जी है, इंडाइजेशन है, या हमारा कई बार हमारी मानसिक स्थिति ऐसी होती है जिसमें हम स्ट्रेस होता है तो हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होता, और कई लोगों को होता है कोई एग्ज़ाम है, कोई प्रेजेंटेशन है या कुछ खास जिसकी वजह से वो टेंशन में है और उनको बार बार लगता है कि बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, तो ये कारण है। अगर तो वो इन्फेक्शियस डायरिया है किसी इन्फेक्शन की वजह से है, तो वो सेल्फ लिमिटिंग होता है। उसमें हमको, जैसे अभी हमने बताया, WHO की गाइडलाइंस के हिसाब से पहली चीज़ ये होती है कि जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको हमें रिप्लेनिश करना है अपनी बॉडी में, जिसका ORS स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, वो हमको डायरिया से, इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद करता है। साथ के साथ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसको भी सुधारता है। तो 2 दिन पहले तो ये आवश्यक है घर पे रह के कि सबसे पहले साफ़ सफाई, पानी का साफ़ होना, हल्का भोजन करना, और ये देखते रहना कि कहीं ये पानी अगर बुखार ना हो, साथ में कोई और इन्फेक्शन साथ ना हो, ये देखते रहना। और उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अगर नहीं है, बच्चों के केसेस में जो डेंटिशनल डायरिया होता है, होम्योपैथी में हमने एक भारत सरकार का ही एक प्रोग्राम है जिसमें हम होम्योपैथी हेल्दी चाइल्ड डेंटिशनल डायरिया को टारगेट करते हुए हमने किया है स्टडी, जिसमें कैलकेरिया फॉस एक ऐसी दवाई आई है, क्योंकि अधिकतर बच्चों में ये चीज़ बहुत होती है, बच्चे कहीं बाहर नहीं जाते, वो कहीं बाहर का खाना नहीं खाते, छोटे बच्चे, तो उनके केसेस में ये जब ड्यूरिंग डेंटिशन अगर ये दिक्कत होती है तो हमारे पास बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। कैमोमिला है, हमने आशा वर्कर्स को ट्रेनिंग दी और उनको गांव में भेजा जहाँ पे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो उनको हमने सिखाया, और फिर हमने कितने हज़ारों बच्चों में ये देख के पाया गया कि दवाइयाँ बहुत इनिशियल टाइम में, जब वो इतना एक्यूट है कि बच्चा ORS भी नहीं ले पा रहा है या कोई और दवाई जैसे वो नहीं ले पा रहा, तो उस टाइम पे अगर होम्योपैथी दवाइयाँ बहुत अच्छी पाई गई हैं बच्चों के लिए खासकर। चलिए, मतलब जागरूकता भी बहुत ज़रूरी है कि अगर समस्या हो रही है तो आप आसानी से कैसे इसे नियंत्रण में कर सकते हैं। मारिया हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ रही हैं। मारिया जी, पूछिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा नाम हिमान्या है, गुड़गांव से। मारिया नहीं, पहले तो मैं क्लियर जी मान्या जी पूछें। एक्चुअली मेरा लगभग ऐसा ही सवाल था। मैंने जैसे सुना अभी कि मेरे घर में जैसे कोई आए हुए हैं अहमदाबाद से, उसकी छोटी बेटी है, 1 साल लगभग, 1 दिन नहीं पूरा हुआ, और उसका पेट खराब हुआ है। अब वो यहाँ जगह बदलने से हुआ कि दांतों के कारण हुआ, मुझे नहीं पता। तो मैं वो जानना चाह रही थी, दस्त और अतिसार में क्या फर्क है? क्या बिगड़े हुए दस्त अतिसार होते हैं कि कोई भी ढीला स्टूल अतिसार या दस्त बोलते हैं? जी आप बताएं प्रमोद जी। आयुर्वेद में जो डायरिया है उसी को अतिसार कहा गया है। सो इट इज़ अ कॉमन टर्म फॉर ऑल दी डिसऑर्डर्स वेयर देयर इज़ एक्सेसिव पासिंग ऑफ स्टूल्स थ्रू द बॉडी। तो इसे हम अतिसार ही कहते हैं। तो जो बच्ची आई है आपके यहाँ पे, तो उसने ट्रैवल किया है, पहली चीज़ तो, फिर ट्रांजिशन हुआ है, वो आई है अहमदाबाद से दिल्ली,
जी। तो कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं कि दिल्ली में क्या है टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन, तो उसकी वजह से भी इफ़ेक्ट हो सकता है। द सेकंड थिंग इज़ कि ट्रैवलिंग के समय उसने कुछ खाया पिया है, ऐसी कुछ चीज़ें जो कि वेंडर से जनरली लोग खरीद लेते हैं बच्चों को, या बच्चे ज़िद करके ले लेते हैं, तो इसकी वजह से भी कुछ इन्फेक्टिव इसके पीछे पैथोलॉजी हो सकती है। तो ये कारण हो सकते हैं इसके पीछे। तो आपको देखना है कि बच्चे की कंडीशन क्या है, हाइड्रेशन लेवल्स क्या हैं, प्लस क्या इन्फेक्टिव साइंस एंड सिम्टम्स तो नहीं है जहाँ पे कि फीवर आना हो सकता है, या शरीर में दर्द है, या पेट मरोड़ रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और प्लस आपको देखना है कि जो वो स्टूल्स पास कर रहे हैं उसकी कंडीशन कैसी है, वेदर इट इज़ फ्रॉथी और इट इज़ लाइक वाटरी है, तो कितनी क्वांटिटी में है जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको देखनी है। जी बिल्कुल, आप ध्यान रखें बच्चे का। और अगली कॉलर हमारे साथ सुभद्रा जुड़ रही हैं गुजरात से। जी सुभद्रा जी, क्या जानना चाहती हैं डायरिया के विषय में, पूछिए। जी नमस्कार जी, मेरी सास को डायरिया होती रहती है, मैंने एक हफ्ते में एक बार तो जरूर हो ही जाता है उनको, और वो कुछ खाती नहीं है, इसी से खाना भी मैंने नहीं खा पा रही है ठीक तरह से। तो उनका वैसे देखा जाए तो डाइट कुछ केले का ज्यादा डाइट है, उनको मना करते हैं फिर भी वो खाती हैं, बट केले की वजह से हुई या उन्होंने मैंने उबाल के पानी नहीं पिया इस वजह से हुई, कुछ ठीक से हमें समझ में नहीं आ रहा है। सुभद्रा जी, ये सिर्फ इसी मौसम में है या हमेशा ये समस्या रहती है? नहीं, हमेशा हो रहा है उनको जी, हफ्ते में एक बार हो ही जाता है, मैंने 6 बार जाती है। जी, आप से कौन जवाब देना चाहेगा इस पर? भोजन को लेकर भी, या केले का काफ़ी सेवन कर रही हैं? तो एक तो पेशेंट की जो एज है वो बताई इन्होंने कि ओल्ड एज है पेशेंट की, तो ओल्ड एज में आयुर्वेद के हिसाब से अग्नि जो है वैसे ही मंद रहती है, वहाँ पे डाइजेशन जो है पेशेंट का वो पचाना उससे बहुत ही मुश्किल होता है आहार को। तो उसके ऊपर जो गुरु आहार का अगर सेवन करते हैं और इस तरीके से इन्होंने डाइट बताई है, तो ऐसे चांसेस होना स्वाभाविक है, ये हो सकते हैं। जी, कोई एलोपैथी में इसका इलाज है? जो वो सिम्टम्स बता रहे हैं कि इनको रिकरेंट डायरिया होता है और लंबे वक्त से होता है, तो इसके लिए ज़रूर इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। जी, ये हो सकता है अगर उन्होंने वज़न उनका कम नहीं हुआ है और अगर अनीमिया भी नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई सीरियस बात हो। एक दिन डायरिया होता है, लेकिन वो क्यों होता है ये देखना ज़रूरी है। और इसमें हमको कुछ पैरासाइट्स भी, स्टूल का एग्जामिनेशन कम से कम ज़रूर करें, और अनीमिया के लिए देखें। और हमको ये देखना है, देखिए क्रॉनिक डायरिया है, जैसा मैंने बताया कि क्रॉनिक डायरिया के कॉजेज़ हमको ज़रूर रूल आउट करने चाहिए। ये इन्फेक्टिव नहीं लगता, ये नॉन इन्फेक्शियस डायरिया है। तो अब हमको देखना है कि ये सिक्रीटरी डायरिया है, ये मेल एब्जॉर्प्शन की वजह से है, मेल डाइजेशन की वजह से है। तो जो टेस्ट करे बगैर इसमें कोई राय देना मेरे ख्याल से ये सही नहीं होगा। बेहतर टेस्ट होना ज़रूरी है, डायग्नोसिस करें डॉक्टर। आप सभी से जानना चाहेंगे कि कैसी स्थिति में हम फ़ौरन मान लें कि ये ख़तरनाक स्थिति है डायरिया की, ये ना सोचें कि घर में ही परहेज़ करके ठीक हो जाएगा। जैसे कहते हैं 2 दिन के बाद तो ज़रूर डॉक्टर के पास चले जाएं। डॉक्टर सराया, कब इसे हम मानें कि गंभीर है? जैसे मैंने कहा कि बच्चों के अगर केस में अगर आप देखें तो एक्यूट डायरिया एक मेजर इलनेस है जहाँ तक मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का सवाल है। तो उस सूरत में हमको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। डिहाइड्रेशन के साइन, यानी बहुत छोटा बच्चा है तो उसका सिर पे आपको जो फॉन्टेनिला है यहाँ पे दिखने लगेगा जैसे कि पानी की कमी हो रही है। स्किन टर्गर से आपको मालूम पड़ जाएगा। यूरिन का ना आना, कई बार ब्लड प्रेशर कम हो जाने की वजह से किडनी इंजरी हो जाती है। यूरिन का ना आना, हाई ग्रेड फीवर, गफलत का आना, ये सारे सिम्टम्स अगर एक्यूट में आ रहे हैं और साथ में हाई ग्रेड फीवर भी हो, तो उस सूरत में आप वेट ना करें, कम से कम डॉक्टर के पास जाएं, जल्दी से परामर्श के बाद ही कोई दवा लें। बिल्कुल। और जहाँ तक क्रॉनिक डायरिया का सवाल है, तो क्रॉनिक डायरिया का मैंने बार बार मैं इस बात को एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि इसके इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया भी जब चलती है तो कुछ टाइम लगता है, वक्त थोड़ा लगता है। जी, डॉक्टर प्रमोद, आप कुछ जल्दी से बताना चाहें हमें कि किन चीज़ों के सेवन से फ़ौरन हमें आराम मिल सकता है? डायरिया के पेशेंट्स में पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इन्फेक्टिव तो नहीं है और प्लस क्रॉनिक तो नहीं है।
सो अगर एक्यूट केसेस हैं जो कि सेल्फ लिमिटिंग होते हैं तो वहाँ मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। और घर में जहाँ पे कि फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, ऐसी जगह सबसे पहले तो आप जो उसका स्रोत है पानी को गर्म करके पीना है, हाथ साफ रखने हैं, अपनी परिसर और अपनी खुद की स्वच्छता पे ध्यान देना है। सेकेंड चीज़ है कि अगर फल हमें मिल रहे हैं तो हम ऐसे खट्टे फल हैं, चाहे वो नींबू का रस हो जो कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और आधा चम्मच नमक के साथ, जो कि हम घर पे ही ORS बना सकते हैं, जो फार्मूला है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। अनार का रस है वो पी सकते हैं, दही है, छाछ है, और उसके साथ जो घर में हमारी मेथी है और सौंठ का पाउडर है, ये सारी चीज़ें हम दे सकते हैं जो पाचन शक्ति को बेहतर करने में मदद करती है। दीप्ति, जल्दी से हमें बताइए कि क्या इन सभी इलाज के साथ होम्योपैथी हम देते रह सकते हैं दवा? होम्योपैथी आप कोई भी एलोपैथी दवाई जैसे डॉक्टर ने बताया है, एंटीबायोटिक्स इमीडिएटली नहीं देते हैं। तो होम्योपैथी बहुत हल्की होती हैं, उनको डाइजेशन या इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। तो होम्योपैथी में पोडोफाइलम, कैमोमिला, क्रोटॉन टिक, खासकर जब लू लग गई है, गर्मी का मौसम चल रहा है, कुछ कटा फुटा खाना खा लिया है, खाना घर में बासी हो गया वो खा लिया है, तो ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो आप अपने किसी डॉक्टर से मिलके अपने सिम्टम्स बता के ज़रूर इनका सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर दीप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया होम्योपैथी के इलाज हमें बताने के लिए। डॉक्टर सराया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कई अहम बातें आपने बताई एलोपैथी से जुड़ी हुई। और डॉक्टर प्रमोद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आयुर्वेद की कई बेहतरीन टिप्स आपने हमें दिए। हमें उम्मीद है कि डायरिया से आप आज के कार्यक्रम को देखने के बाद बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे। छोटे बच्चे और अपने बुजुर्गों का ढेर सारा ख्याल रखिए और अपना भी। आयुष्मान भव में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आप YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।